Hello guys, welcome back on my YouTube channel New Infinity Classes। गाइस, मैं निखिल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में लेक्चर में मैं पीएससी थर्ड सेमेस्टर के 5th यूनिट यानी माइक्रोस्कोपी का टॉपिक लेकर आया हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग माइक्रोस्कोपी के इंट्रोडक्शन को यानी ये माइक्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन, उसके प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपी, एप्लीकेशन माइक्रोस्कोपी, 3 टॉपिक्स पर आज डिस्कस करेंगे। बाकी इसके नेक्स्ट वीडियो में हमारा टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स पर डिस्कशन होगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन पर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हाँ तो गाइस, माइक्रोस्कोपी, तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, देखिए इंट्रोडक्शन में हमें क्या देखना है कि माइक्रोस्कोप क्या है, इसकी खोज क्यों की गई, ज़रूरत क्या थी इसकी खोज करने की, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। खोज किसने किया, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है कि अगर हम फर्स्ट लाइन देखें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विथ द अनएटेड ह्यूमन आइज या नेक्ड ह्यूमन आइज। ओके, कि जो और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जैसे हमारे बैक्टीरियाज हो गए, वायरसेस हो गए, कुछ फंगस भी हो गए, उसकी बात अगर हम कर रहे हैं कि आर सो स्मॉल, ये बहुत छोटे होते हैं, दैट कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज और ह्यूमन आइज, तो ये जिसे इंसान अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकता। तो इस प्रकार माइक्रोबायोलॉजी लैब टू द डेवलपमेंट्स इन माइक्रोस्कोपी, तो जो माइक्रोबायोलॉजी के लेड थे या उसमें इनकी ज़रूरत पड़ने लगी कि इसको कैसे देखा, इसके बारे में स्टडी करना कठिन था, टफ था, तो इसलिए उन्होंने डेवलपमेंट किया कि इसका माइक्रोस्कोपी का। सिंपल मैग्नीफाई लेंसेज विथ मैग्नीफाई एन इमेज अप टू 10 टाइम्स वेयर यूज्ड इन एंशियंट टाइम्स। ओके, बहुत प्राचीन समय से ही या बहुत प्राचीन समय या बहुत एंशियंट टाइम में ही ऐसे एक मैग्नीफाई लेंस को मतलब मैग्नीफाई करके इमेजेस को देखा जा रहा था, जो कि उसके रियल स्ट्रक्चर या रियल स्टेज से 10 टाइम्स मतलब 10 गुना ज़्यादा बड़ा करके उसको इमेज को दिखाता था। फिर कह रहा है एंड द हायर पावर माइक्रोस्कोपी वाज डेवलप इन 1590 बाय जिस्कैरिस जॉनसन। ओके, क्या कह रहा है कि जो सबसे हायर माइक्रोस्कोपी डेवलप किया गया 1950 में, वो फिर किसके द्वारा, जब जिस्कैरिस जॉनसन ओके concludes that the combining two hand lenses and image can be markedly enlarged. फिर कह रहा है द combination of lenses used by him had magnification of the order of 50 to 100x या 100 मैग्नीफाइज। ये x का मतलब मैग्नीफाइंग दिखाता है, मतलब वह किसी भी ऑब्जेक्ट को कितने टाइम्स मैग्नीफाई करके दिखाता है, उसका मतलब यहाँ पर यानी 50 to 100 टाइम्स उसको मैग्नीफाई करके दिखाता था। मतलब अगर कोई चीज़ 1 सेंटीमीटर का है तो वह उसको 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक का मैग्नीफाई करके दिखाएगा क्लियर। दिस वाज द स्टार्टिंग एरिया ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और यह क्या था, स्टार्टिंग एरा था, युग था कि जहाँ से कंपाउंड माइक्रोस्कोप का हम शुरुआत करते हैं। अब मैग्नीफाई को हम किसके बोल सकते हैं, कितना 100 टाइम्स मैग्नीफाई है। मैग्नीफाई का मतलब किसी भी माइक्रोस्कोप की वह अधिकतम या न्यूनतम रिजोल्यूशन पावर यानी क्षमता जिसमें वह किसी वस्तु को क्लियरिफाई कर सकता है, एकदम अच्छे से दिखाता हो, मतलब ब्लर ना हो, एकदम क्लियरिटी शो जो करता हो, वह उसकी मैग्नीफाई कैपेसिटी होती है या मैग्नीफाइंग पावर होता है।
तो किसी का 40 होता है, कोई 50 होता है, कोई 100 होता है, कोई 10 होता है, कुछ 10,000 या 100 या थाउजेंड्स तक के भी मैग्नीफाई होते हैं। तो वो वेल डेवलप्ड थे इस समय में, उस समय माइक्रोस्कोप नहीं था। फिर कह रहा है ड्यूरिंग 1660s रॉबर्ट हुक के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। डिस्कवरर ऑफ सेल बोला जाता है इन्हें। हालांकि इन्होंने नाम सेल नहीं दिया था, बस इन्होंने ये बताया कि मधुमक्खी के छत्ते के आकार के कुछ संरचना, सूक्ष्म संरचना पाई जाती है इस कार्क में। तो उसके बाद वहाँ से सेल को डेवलप हुई थी। रॉबर्ट हुक डेवलप्ड ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और इन्होंने जो खोजा था कि मधुमक्खी के छत्ते के आकार का कुछ स्ट्रक्चर्स कार्क में पाए जाते हैं, तो उन्होंने एक सेल्फ मतलब खुद से डेवलप किया गया उनके द्वारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, विथ विच ही ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्क सेल डिस्क्राइब्ड एंड इट इन हिज बुक माइक्रोग्राफिया। तो उनके बुक का नाम था जिनमें उन्होंने इसको क्या किया, अच्छे से डिस्क्राइब किया था। द इमेज ऑफ कॉर्क स्ट्रक्चर ही ऑब्टेन्ड have a magnification of 200x during the observation of different specimens. Robert Hooke observed his sample by reflecting light from the sample surface. ओके, क्लियर है। फिर कह रहा है कि एंटोनी वन लीवेनहॉक या ए वी लीवेनहॉक बैक्टीरिया के भी डिस्कवर या माइक्रोस्कोप के भी डिस्कवर, इन्हीं को ही बोला जाता है। तो कह रहा है क्या कि डेवलप्ड हिज ओन सिंपल माइक्रोस्कोप एंड यूज्ड इट टू ऑब्जर्व माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर देखिए सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किसी ने ऑब्जर्व किया, तो वो थे हमारे एवी लीवेनहॉक या एंटोन वैन लीवेनहॉक थे। और माइक्रोस्कोप भी यानी सिंपल माइक्रोस्कोप को सबसे पहले डेवलप किसने किया, वो भी हमारे एवी लीवेनहॉक ही थे। फिर कह रहा है कि ही ऑब्जर्व्ड, यानी हम ये लाइन देखें अगर, ही ऑब्जर्व्ड हिज सैंपल्स बाय ट्रांसमिटिंग लाइट थ्रू देम एंड suspending the microorganisms in various fluid not immobilized or otherwise altered by drying. ओके, फिर नेक्स्ट कह रहा है कि द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज्ड बाय ल्यूएनहॉक, क्या ल्यूएनहॉक इज मेड अप ऑफ ए सिंगल कॉन्वेक्स लेंस फिक्स्ड ऑन द स्टेट ऑफ ब्रश एंड सिल्वर। ओके, ये बता रहा है कि उन्होंने अपनी माइक्रोस्कोप को किस तरीके से बनाया था, किस चीज़ पर डेवलप किया था। देन फिर हमारा यहाँ से अब स्टार्ट होता है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपी। ओके, अब यहाँ से हम देखेंगे कि हमारा जो माइक्रोस्कोपी का प्रिंसिपल था वो क्या था। थोड़ा हम इसको और देन प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपी, तो यहाँ पर कह रहा है कि by magnifying an object twice with the objective and oculus lens, a microscope may magnify the vision of an object. Okay, it takes place as follow। तो किस तरीके से या उसको मतलब दिखाता है, कौन कौन से स्टेप हैं, किस तरीके से वो उसे देखा जाता है या उसको मैग्नीफाई करता है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप हमारा कह रहा है क्या, फर्स्ट कह रहा है यानी ये वाला, ए सिंपल टू बी व्यूज्ड इज illuminated from below, then a very close position objective lenses creates a real image of the specimen somewhere between the two lenses। थर्ड कह रहा है आफ्टर लुकिंग एट द ओरिजिनल इमेज, मतलब ओरिजिनल इमेज को देखने के बाद, which has already been magnified, the oculus lens produces a virtual image of it that has been several times enlarged। जो कि कुछ गुना क्या करता है, उसको enlarge करता है, उसको बड़ा करता है। ओके, दिस पिक्चर इज मेड फ्रॉम ए ग्रेट डिस्टेंस, यानी ये जो पिक्चर होता है मेड होता है फ्रॉम ए ग्रेट डिस्टेंस बिहाइंड द रियल ऑब्जेक्टिव, मतलब जो हमारा रियल ऑब्जेक्ट होता है उससे कुछ गुना बड़ा या कुछ डिस्टेंस पर क्या करता है, उसको ऑब्जर्व कराता है उस पिक्चर को। फिर कह रहा था ओरिजिनल ऑब्जेक्ट इज फ्लिप्ड इन द फाइनल इमेज।
बिफोर द रीचिंग द आई, क्या बिफोर रीचिंग द आई द लाइट ट्रेवल्स थ्रू द स्पेसिमेन एंड द टू लेंसेज लाइट लॉस ड्यूरिंग द प्रोसेस मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। ओके, देन फिर हमारा अब आता है नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पर कि कह रहा है फिर कि दिस टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप, क्या कि दिस टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप इज referred to as a bright field microscope since the light passes through the image. In fact, क्या कि the resultant image can occasionally be so bright that a special adjustment is available to lessen the quality of light and enters the specimen. फिर कह रहा है मैथेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोप। कि मैथेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोप, अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को बेस पर इसके देखें कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोप क्या है, तो कह रहा है कि हाउ मच मैग्नीफाई इज द फाइनल इमेज ओवर द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट इज द ओनली मैथ दैट मैटर्स इन माइक्रोस्कोपी। कि हाउ मच मैग्नीफाई द फाइनल इमेज मतलब जो लास्ट इमेज हमारा बन रहा है, यानी जो हम ऑब्जेक्ट रखने के लिए देखें उसका जो लास्ट इमेज बन रहा है, हाउ मच मैग्नीफाई, वो कितना ज़्यादा मैग्नीफाई हुआ है या कितना ज़्यादा कितने टाइम्स में कितना क्लियरफाई हुआ है, वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट इज ओनली मैथ दैट मैटर्स इन माइक्रोस्कोपी, वो मैथ पर ही डिपेंड करता है माइक्रोस्कोपिक। ओके, the letter X stand for the final magnification, that are the degree of enlargement. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एग्ज़ाम्पल के लिए बात एग्ज़ाम्पल तौर पर कहें, क्या कि ए 100x मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स द फाइनल इमेज ऑफ द स्पेसिमेन विल बी 100 टाइम्स लार्जर दैन द एक्चुअल स्पेसिमेन। ये बात मैंने आपको पहले बताया कि मैग्निफिकेशन, अगर हम पूछे कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफाई कि हम क्यों कहते हैं कि इतना टाइम्स में मैग्नीफाई कर रहा है, कि वही बता रहा है कि अगर हम 100x या 100 टाइम्स मैग्निफिकेशन की बात करें तो 100 टाइम्स मैग्निफिकेशन क्या इंडिकेट करता है कि जो हमारा फाइनल इमेज होगा वो स्पेसिमेन से कितना विल बी 100 टाइम्स लार्जर दैन द एक्चुअल स्पेसिमेन। मतलब जो हमारा एक्चुअल स्पेसिमेन यानी जिसको हम माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, जैसे ये हमारा एक्चुअल स्पेसिमेन है, क्या ये एक्चुअल हमारा स्पेसिमेन है। अब इसको हम लोगों ने माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा। ओके, जो भी हमारा माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर होगा, ऐसे मान लो यहाँ पर हमने देखा ये स्टेज हमारा होगा, इस पर रखा, तो अब इसमें जो हमको स्पेसिमेन दिखेगा वो इससे कितना 100 टाइम्स लार्ज दिखेगा। बट 100 टाइम्स अब दिखने को तो हम मोबाइल में भी अपने क्या करते हैं उसको मैग्नीफाई करते हैं, बट 10 टाइम्स मैग्नीफाई करते हैं, लेकिन रियल ऑब्जेक्ट से ज़्यादा क्लियरिटी उसमें नहीं रहती। लेकिन जो माइक्रोस्कोप हमारा होता है उसमें 100 टाइम्स करने के बाद भी उसका जो मैग्नीफिकेशन पावर होगा, यानी वो दिखने के जो हम उसको स्पेस में उनको देखेंगे वो उतने टाइम्स जूम होने के बाद भी उतना ही क्लियर दिखता है। ये होता है मैग्नीफिकेशन पावर। ओके, फिर कह रहा है कि यहाँ पर अगर हम आए तो अब यहाँ पर उसके हम कुछ फार्मूलाज हैं उसको देखेंगे। कह रहा है कि एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप फाइनल मैग्निफिकेशन इज डिटरमाइंड यूजिंग द फार्मूला।
यानी एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो फाइनल मैग्नीफिकेशन है उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं किसके द्वारा, बाय यूजिंग द फार्मूला को यूज़ करके। वो फार्मूला क्या है कि m1 इक्वल्स टू यम यानी ऑब्जेक्ट एंड इनटू यम यानी ये हो गया। यहाँ पर जो यम ओ बी दिया है, यम ओ बी का मतलब यहाँ पर लिख दिया है, यम ओ बी का मतलब क्या है, मैग्नीफिकेशन ऑफ द ओक्यूल या ओकुलस लेंस, ओके कि, और यम टी का मतलब टोटल मैग्नीफिकेशन, यानी एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फाइनल मैग्नीफिकेशन ज्ञात करने डिटरमाइन करने के लिए जिस फार्मूला का यूज़ करते हैं वो फार्मूला होगा एम टी इक्वल्स टू एम ओ बी इंटू एम ओ सी। जहाँ पर यानी वेयर एम टी इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल मैग्नीफिकेशन, मतलब कितने टाइम्स उसको मैग्नीफाई किया है, ये नंबर वहाँ पर हम लिखेंगे यम वन में। फिर देन कर रहा है कि यम ओ बी, यह क्या करता है कि मैग्नीफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, एंड यम ओ सी ये क्या है कि मैग्नीफिकेशन ऑफ द ओकुलस लेंस, ओके। फिर कह रहा है कि सिंस द मैग्नीफिकेशन ऑफ दोज लेंसेज आर स्पेसिफाइड इन पावर, इट कैन बी स्टेटेड दैट द प्रोडक्ट ऑफ द पावर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड ओकुलस लेंस विल बी द टोटल मैग्नीफिकेशन, ओके। अब यहाँ पर देखिए, कह रहा कि अब देखिए कि यहाँ से अगर हम देखें कि द कैलकुलेशन फॉर दिस इज बेस्ड ऑन द डिस्टेंसेस एट विच द लेंसेज आर पोजिशनड विद इन द बॉडी ट्यूब एंड द फोकल लेंथ ऑफ दोज लेंसेज, द फार्मूला यूज्ड इज। तो वहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज्ड होगा, उसके जो क्या करा विद इन द बॉडी ट्यूब, मतलब जो उसका बॉडी ट्यूब है, ओके, उसके बॉडी ट्यूब और फोकल लेंथ के बीच में जो लेंस है वहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज करेंगे हम। तो वहाँ पर कह रहा है कि ये फार्मूला वहाँ पर लगेगा एम टी इक्वल्स टू डी अपॉन एफ ओ बी इंटू एल अपॉन एफ ओ बी, जहाँ पर एम टी का मतलब टोटल मैग्नीफिकेशन, यहाँ पर भी टोटल मैग्नीफिकेशन दिया था, यहाँ भी एम टी है तो यहाँ पर भी टोटल मैग्नीफिकेशन ही होगा, ओके। ये हो गया टोटल मैग्नीफिकेशन। फिर अगर हम डी की बात करें, डी यहाँ पर क्या होगा, डी क्या है, लीस्ट डिस्टेंस टू डिस्टिंक्ट विजन, डी फॉर डिस्टेंस। तो इससे हम याद कर सकते हैं कि जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट, लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये हो गया। एफ ओ बी यानी फोकल, एफ फॉर फोकल लेंथ हो गया हमारा, ओ बी का मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस, जो ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस लेंथ अगर हमें उसको इंडिकेट करना है तो उसके लिए हम एफ ओ बी का यूज़ करेंगे। यल क्या होगा, इफेक्टिव लेंथ जो हो जाएगा हमारा किसके लिए, ऑफ द माइक्रोस्कोप ट्यूब, माइक्रोस्कोप का जो ट्यूब है उसका इफेक्टिव लेंथ अगर हम देखें तो यल हो से इंडिकेट करेंगे। फिर एफ ओ सी क्या होगा, तो यहाँ पर एफ ओ बी का मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस था, और यहाँ पर एफ ओ सी कर दिया है तो यहाँ पर भी यानी एफ आर फोकस लेंथ हो जाएगा, और किसका, ओ सी का मतलब ओकुलस लेंस का हो गया। देन अब इसके हम मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं। यहाँ से हम बात कर रहे हैं अब मैग्नीफिकेशन की, ओके। मैग्नीफिकेशन, तो मैग्नीफिकेशन में क्या करा है कि इट इज़ द पावर ऑफ लेंसेज टू विजिबली expand an object. If a lens has 10x magnifying power, it can enlarge an item by the factor of up to 10, मतलब 10 से ऊपर, ओके। The magnification of a compound microscope is the product of the magnifying power of the two lenses, यानी द मैग्नीफिकेशन ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफिकेशन होगा इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टू लेंसेज। एंड फिर क्या कह रहा है कि द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंसेज अफेक्ट इट्स एबिलिटी टू मैग्नीफाई लोअर द फोकल, जस्ट वेट, देन क्या कह रहा है कि
lower the focal length, higher is the magnifying power of the lens. Okay, lower the focal length, higher is the magnifying power of lenses. फिर कह रहा है रिजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर क्या होता है। ये देखिए, एक मैग्निफिकेशन होगा, एक रिजोल्यूशन होगा या रिजॉल्विंग पावर होगा, उसी को हम बोलते हैं रिजोल्यूशन अथवा रिजॉल्विंग पावर। तो आइए अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो रिजोल्यूशन कह रहा है कि इट इज़ द एबिलिटी टू टेल अपार्ट टू क्लोजली स्पेस्ड पॉइंट द detail of an object can be determined using the lens's resolution power. Using Abbe's equation का यूज़ करके हम इट इज़ पॉसिबल टू डिटरमाइन द रिजोल्यूशन पावर या रिजोल्यूशन ऑफ ए माइक्रोस्कोप। ओके, हम एबी इक्वेशन को यूज़ करके अगर यूज़ करते हैं तो यह पॉसिबल है कि डिटरमाइन कर सकते हैं कि इसका रिजोल्यूशन ऑफ ए माइक्रोस्कोप यानी माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन क्या है, या उसके रिजोल्यूशन पावर को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि देखिए, ये है हमारा d इक्वल्स टू 0.5 लैम्डा अपॉन n साइन थीटा। ओके, इसको हमने रिजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप, ये बन गया हमारा क्या फार्मूला। ओके, d इक्वल्स टू 0.5 लैम्डा अपॉन n साइन थीटा। फिर अब यहाँ पर कुछ डायग्राम है या कैसे एक माइक्रोस्कोप वर्क करता है प्रिंसिपल, उसका साथ साथ में डायग्राम दिया गया है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। देन अब देखिए, ये डायग्राम आप लोगों को इसमें कुछ बताने की बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने इसे जो इसका स्ट्रक्चर है फिजिक्स में क्लास 12th में भी पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप या जो दूरबीन या दूरदर्शी का जो भी स्ट्रक्चर आप था उसमें, उस चैप्टर में, वो सारे के सारे आप लोगों को डायग्राम अच्छे से क्लियरफाई कराए गए हैं। तो यहाँ पर बस आप लोगों को मैं डायग्राम दिखा देता हूँ कितने लेंस यूज़ हुए हैं। यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव लेंस होगा जिसे हम अभितिर्यक लेंस कहते हैं, ये वाला मैं बता रहा हूँ आपको। ओके, फिर यहाँ पर एक और लेंस होगा यानी इसको हम आईपीस बोलते हैं, या ये नेत्रिका हो गया है। और यहाँ पर हमारा ए बी यानी ऑब्जेक्ट होगा। ओके, और यहाँ हमारा आँख रहता है, इसको देखते हैं, और ये इसकी फोकस दूरी हो जाएगी या फोकल लेंथ भी इसको हम बोलते हैं। फिर ये F2 है, F2 का मतलब सेकंड फोकस, और ये F डैश बन गया है, ये इसके बीच की दूरी को, यानी ये जो डिस्टेंस होगा हमारा, जो ये तीर से इंडिकेट किया गया है, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल ट्यूब लेंथ या प्रकाशिक ट्यूब की लंबाई। ट्यूब लेंथ मतलब जिसमें ये सिस्टम सेट रहता है, ट्यूब लेंथ। ओके, वो हो गया। फिर यहाँ पर ये जो बी दिया है यानी ए डैश, ए डबल डैश, बी डबल डैश, ये हमारी यहाँ से लेकर के यहाँ यानी F-2 तक की जो दूरी होगी, यानी ये वाली जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ या फोकस दूरी, इसको बोलेंगे। ओके, तो ये कुछ वर्किंग प्रिंसिपल माइक्रोस्कोप का जो डायग्राम के जरिए दिखाया गया है। ओके, देन अब हम इसके एप्लीकेशन को देखते हैं। एप्लीकेशन, ओके, कि जो माइक्रोस्कोप है उसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, तो उस एप्लीकेशन को हम लोग देखेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन अगर हम इसका देखें तो इसमें क्या कह रहा है कि माइक्रोस्कोप यानी ये वाला माइक्रोस्कोप इज़ यूज्ड बाय लैब टेक्नीशियंस एंड स्टूडेंट्स हु वेंट टू examine the characteristics of leaves, their cells and many aspects of the plants। फिर अगर उसके बाद कह रहा है क्या
कि जो माइक्रोस्कोप होता है वो यूज़ किया जाता है किसके द्वारा, लैब टेक्नीशियंस के द्वारा। कुछ स्टूडेंट्स मतलब स्टूडेंट्स भी इसका यूज़ करते हैं पता लगाने के लिए, एग्जामाइन एंड कैरेक्टराइज करने के लिए, पत्तियों को कैरेक्टराइज करने के लिए, देयर सेल उनकी कोशिकाओं को, एंड मैनी एक्सपेक्ट्स ऑफ ए प्लांट्स के और भी सारे जो भाग होते हैं उसको हम उसके पार्ट्स को डिटरमाइन करने के लिए इसको क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। फिर कह रहा है कि बॉटनिस्ट यानी जो हमारे बॉटनिस्ट होते हैं conducted numerous studies on a wide range of plants and fungi for research purpose। मतलब रिसर्च पर्पज़ के लिए जो बॉटनिस्ट होते हैं स्टडीज करने के लिए उसके प्लांट्स को, वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स एंड फंगस को उस पर्पज़ से भी इसका यूज़ करते हैं। एंड विच इनेबल्स देम टू डिस्कवर न्यूमरस नोबेल ट्रेट्स। ओके, फिर सेकंड कह रहा है यहाँ पर in order of obtained is better look at the blood sample and find any parasites or bacteria that are attacking the red blood microscopes are used to examine diseases। माइक्रोस्कोप जो होता है उसका यूज हम डिजीज़ को पता लगाने के लिए कर सकते हैं। ब्लड सैंपल में मतलब जो ब्लड सैंपल जाता है उसकी जांच के लिए भी, उसमें कौन से पैरासाइट्स या बैक्टीरिया हैं उस पर अटैक कर रहे हैं उसके पता, उसको भी मतलब हम पहचानने के लिए, उसको पता लगाने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। फिर कह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल, ये क्या है, क्रिस्टलाइन फॉर्मेशंस एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आर, क्या है ये, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स आर स्टडीड बाय साइंटिस्ट यूजिंग माइक्रोस्कोप का यूज़ करके वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं साइंटिस्ट लोग इसका यूज़ करके। ओके, फिर कह रहा है कि मेडिकल प्रोफेशनल्स जो होंगे यूज़ माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं, टू डायग्नोज टिश्यू सैंपल। ओके, डायग्नोज टिश्यू सैंपल के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। जो मेडिकल स्ट्रक्चर या जो मेडिकल प्रोफेशंस होते हैं ना उनकी बात यहाँ पर कर रहा है। मतलब हर फील्ड में अगर कहीं भी आप जाते हैं तो ओवरऑल भी अगर देखा जाए तो हर जगह पर, हर फील्ड में, फिर चाहे वह रिसर्च का फील्ड हो या फिर कोई मेडिकल का फील्ड हो या लैब, कोई भी चीज़ हो, तो हर जगह पर आपका ओवरऑल ये देखने को मिलता है माइक्रोस्कोप के यूज़ को। क्योंकि आज के टाइम में हम कहीं भी देखते हैं तो वहाँ पर मॉलिक्यूलर या मॉडर्न साइंस को पढ़ रहे हैं, फिर चाहे वो मॉडर्न साइंस में अगर हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को देख लें या हमारा मॉडर्न फिजिक्स हो जाए, केमिस्ट्री हो जाए, कुछ भी हो, तो वहाँ पर बगैर माइक्रोस्कोप, फिर चाहे वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कोई भी माइक्रोस्कोप हो, वहाँ पर उसका यूज़ होना ही होता है। ओके, तो ये कुछ इसके एप्लीकेशंस थे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।